Hello, students. Welcome back and welcome to this exam oriented series of class 12th chemistry, in which we are dealing with some previous board exam questions. And our chapter is electrochemistry. So, we have already discussed near about 18 questions from previous board exams, and now today, for this part, we are going to move on to 19th question. So, let us move on to this 19th question. Let us see what the question is all about and how we are going to solve this question. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 19th क्वेश्चन पे चलते हैं. इससे पहले हम लोग 18 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. तो हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे. अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है. क्वेश्चन को पढ़ते हैं. पहले ध्यान रखिए 2022 में पूछा गया सवाल है ये CBSE बोर्ड के अंदर. क्वेश्चन इज, in a plot of lambda m against the square root of concentration for strong and weak electrolyte, the value of limiting molar conductivity of a weak electrolyte cannot be obtained graphically. Suggest a way to obtain this value. Also state the related law if any. तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ग्राफ में स्टडी किया था कि अगर हम एक डाइल्यूशन को स्टडी करें कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ कैसे उस पर चेंज आता है, तो दोनों के लिए हम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी. तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें मोलर कनेक्टिविटी एक्सिस की तरफ तो हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाती है. बट दिस इज़ नॉट द केस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ है वो कहीं भी लैम्डा एम के एक्सिस को टच नहीं करता है. सो दिस मीन्स दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ molar conductivity at infinite dilution since the graph never touches the lambda m axis. So what is the solution to this problem? तो अब हम कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए जो लॉ है हमारे पास वो है कॉलरश लॉ. तो मैंने आपको बताया था कॉलरश लॉ एग्जिस्टेंस में आया ही इसलिए कि भाई क्योंकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में उनकी मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता नहीं कर सकते हैं. तो ये लॉ जो है वो हम इस जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू है वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली विद द हेल्प ऑफ कॉलरश लॉ. और कॉलरश लॉ कहता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसकी जो मोलर कनेक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग आयंस. यानी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, तो उसकी जो मोलर कनेक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी ऑफ A प्लस आयन प्लस B मोलर कनेक्टिविटी ऑफ B नेगेटिव आयन. तो हम इससे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी भी पता कर सकते हैं. तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में मोलर कनेक्टिविटी को पता करने का जरिया है कॉलरश लॉ. और लॉ हमने क्या कहता है वो हम ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So let us move on to our 20th question. Question is, write the Nernst equation and calculate the EMF of the falling cell at 298 Kelvin. हमें एक सेल दिया गया है और हमने उसकी EMF निकालनी है. ये हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया था, बस वहाँ पे हमारे पास अगर आपको ध्यान हो हमारे पास जो आयन था वो आयरन था, एक इलेक्ट्रोड आयरन था, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था. बस यहाँ फ़र्क डल गया है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो है वो क्रोमियम है और दूसरा आयरन है. ठीक है ना. तो वहाँ पे हमारे पास आयरन और हाइड्रोजन था, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है. आप देख सकते हैं यहाँ पे तो वैल्यूज़ दी हुई यहाँ पे. रिडक्शन पोटेंशियल जो क्रोमियम का दिया हुआ है दैट इज़ -0.75 वोल्ट एंड दैट ऑफ आयरन इज़ -0.45 वोल्ट. तो ये सेम क्वेश्चन है. इसको दोबारा देख लेते हैं क्या है हमारे पास. रिएक्शन देख लीजिए क्या है. ई सेल जो किसके बराबर है, E0 सेल -0.59 डिवाइड बाई 6. अब देखिए 6 कैसे आया. अब यहाँ पे ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सुन, अब देखिए यहाँ पे Fe2 जो है यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं और Cr3 में 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं अगर हम बात करें, या गेन जो भी हमारे पास हो रहा है. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बैलेंस करना है. तो अगर हमें दोनों के एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो जाए. तो ऊपर वाले को हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 दैट इज 6, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6. तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो गए, 6. तो इसलिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है. तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, क्योंकि जो पूरी इक्वेशन है वो यही है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.59 डिवाइडेड बाय n लॉग जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है डिवाइड बाय जिसकी रिडक्शन हो रही है. तो अब ये देखिए वैल्यूज पुट करेंगे. हमें ई सेल की वैल्यू जो है वो दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई है. ये 0.75 है, 0.45 है, -0.45 -0.75.
तो ई सेल नॉट जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 वोल्ट ये आ गई। अब हमें ईएमएफ निकालना है, ध्यान रखिएगा। वो अब कैसे निकलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि ई सेल निकालना है हमने। अभी तो हमें सिर्फ क्या पता लगा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता लगा है, ईएमएफ नहीं पता लगी है। तो ईएमएफ या ई सेल किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो हमने यहाँ पे पता की है, ठीक है ना। ई नॉट सेल ये आ गई, माइनस हम वैल्यूज पुट करेंगे 0.59 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व दैट इज 6 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 0.3 और इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो दिस बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू लॉग 10। तो सारी वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.2606 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, ये रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिए। इससे पिछले न्यूमेरिकल में 2 इलेक्ट्रोड्स थे, एक आयरन था दूसरा हाइड्रोजन था, और इस क्वेश्चन में एक क्रोमियम है दूसरा आयरन है। मेथड दोनों के लिए सेम ही है। तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 21 क्वेश्चन क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।